तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है? तो क्लबिंग का सिंपल मीनिंग होता है ऐड ऑन होना। तो यहाँ पे होता क्या है? तो व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? इनकम क्लब हो रहा है तो क्लबिंग का मीनिंग सबसे पहले जानेंगे। क्लबिंग का मीनिंग होता है एडिशनल, मतलब जो आपका नहीं है वो भी आपको आके ऐड हो जाएगा आप में। तो इन जनरली एसएससी इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट टू हिज ओन इनकम। वो तो खुद का तो टैक्स भरता है जो इनकम उसका होता है, बट समटाइम्स इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दिस बेसिक प्रिंसिपल इज डेविएटेड एंड द एसएससी में बी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच लीगली बिलोंग्स टू समबडी एल्स। मतलब किसी और का भी इनकम होगा तो भी उस टैक्स पेयर एसएससी को ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्या होता है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम होता है। देन अर्लियर द टैक्स पेयर मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी। पहले क्या करता है वो टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने का काम करता है बाय ट्रांसफरिंग देयर असेट्स इन फेवर ऑफ देयर फैमिली members or by arranging their source of income in such a way that tax incidence falls on others whereas benefit of income is derived by them। तो होता क्या है, सपोज आपका टैक्स ₹10,000 1 लाख है, आप क्या कर रहे हैं उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, जो भी आपका इनकम है आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं या कोई किसी अदर पर्सन को दे रहे हैं ताकि आपका जो टैक्स इनकम हो जाए कम होगा। अब इनकम कम हो तो टैक्स भी कम होगा, तो इस तरह से आप टैक्स को डाइवर्ट करते हैं। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न दिया है? क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविज़न दिया है। इसमें क्या होता है, सो द कंट्रीब्यूट such practices of tax avoidance necessary provisions have been incorporated in section 60 to section 64 of the income tax act. Hence a person is liable to pay tax on his own income as well as income belonging to other on fulfillment of certain condition. Inclusion of other income in the income of the assessee called clubbing of income and the income which is so included इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। सपोज आपका तो जो असेसी है टैक्स पेयर है खुद का टैक्स भरता है और साथ में जो उसके फैमिली मेम्बर्स स्पाउसेस का जो भी रहेगा वो भी उस पर भी उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो इसको क्या आप बोलते हैं? क्लबिंग बोलते हैं। और जो इनकम एडिशनल इनकम आके ऐड ऑन हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? डीम्ड इनकम। आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा रहेगा पहले ही, तो वो क्या होता है? डीम्ड इनकम होता है। तो आपको इतना समझा क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है। आप जो टैक्स पेयर है वो खुद का टैक्स भरते हैं और साथ ही साथ अपने स्पाउस माइनर चाइल्ड का भी टैक्स उसके साथ ही भरता है। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग क्लबिंग ऑफ इनकम। हमें क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ के क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे है सर्कमस्टेंस व्हेन इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी। क्या होता है? किसी और पर्सन का इनकम आके क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है। देन है प्रोविजन व्हेन दिस सेक्शन विल बी अप्लीकेबल। ये जो प्रोविजन है कब अप्लीकेबल होंगे? व्हाट अंडर व्हाट हेड इन हुज इनकम टिल इट विल बी इंक्लूडेड। मतलब कि ये इनकम किस हेड में और किसके इनकम के साथ इंक्लूड होगा वो भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। सॉरी, हमारा ये था ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं हमको क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ने से पहले कुछ हमको टर्म्स देखने हैं कि वो टर्म्स होता क्या है और अगर वो सेंटेंस में वर्ड दिया है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है सिंपली क्या होता है, हमने किसी और को दे दिया। तो द पर्सन हु ट्रांसफर एनी ऑफ द हिज बिलोंगिंग्स स्पेसिफिकली हिज असेट्स इनकम टू अदर पर्सन इज नोन एज ट्रांसफरर। मतलब जो देने वाला होता है क्या होता है आपका? ट्रांसफरर होता है। ट्रांसफरी क्या हो जाएगा? जो रिसीव करेगा। द पर्सन टू होम द असेट्स द ट्रांसफर हिज असेट्स इज नोन एज ट्रांसफरी। मीन्स जिसको आप भी ट्रांसफर कर रहा है मतलब दे रहा है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफरी। आपका आता है रिवोकेबल, मीन्स कैंसिलेशन होता है। ठीक है। ही राइट टू रिक्वायर्ड और टेक बैक एनीथिंग लीगली विच वॉज गिवन अर्लियर अंडर द एग्रीमेंट और सेटलमेंट। मैंने क्या बोला? मैंने आपको अपना हाउस दिया है कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए, लेकिन उसमें मैंने क्या टर्म रखा है? रिवोकेबल। मैं जब चाहूँ तब वो घर मैं ले सकता हूँ, मैं 5 मंथ्स का वेट नहीं करूँगा।
फिर है माइनर। माइनर मीन सिंपल होता है जिसका एज 18 से कम रहे, मतलब बिलो 18 वाले जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके माइनर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको 4 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 60, 61, 62 एंड 63 एंड 64। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन 60। तो इसमें क्या बोला है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। मीन्स मैं आपको अपना असेट्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, बट जो इनसे इनकम जनरेट हो रहा है मैं वो आपको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, तो सेक्शन 60 अप्लीकेबल कब होता है, इसके कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो आपका एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले द टैक्स पेयर ओन्स एन असेट्स। टैक्स पेयर के पास क्या होना चाहिए, एक खुद का असेट्स होना चाहिए। द ओनरशिप ऑफ असेट्स इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, मतलब जो उसका राइट्स है, पोजीशन है, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या, उसका खुद का असेट्स है। दूसरा, वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है। द इनकम फ्रॉम असेट्स क्या कर रहा है, द इनकम फ्रॉम असेट्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन अंडर अ सेटलमेंट, ट्रस्ट, कन्वेनेंट, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। ठीक है, वो क्या करेगा, इनकम ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, किसी अदर पर्सन को, किसी ट्रस्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपका फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, द अबव ट्रांसफर मे बी रिवोकेबल और मे नॉट बी रिवोकेबल। ठीक है, तो कैंसिल कर सकता है और कैंसिल नहीं भी कर सकता है। द अबव ट्रांसफर मे बी अफेक्ट एट एनी टाइम, वो जब चाहे तब अपना असेट्स ले सकता है वापस, मीन्स पोसेशन उसका उसके पास ही है। तो ये आपके यहाँ पे 5 कंडीशन है। फिर आपका है इफ द अबो कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इनकम फ्रॉम द असेट्स इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, मतलब क्या क्या आपके कंडीशंस थे यहाँ पे, टैक्स पेयर का खुद का असेट्स होना चाहिए, असेट्स मतलब ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। फिर इनकम जो होगा वो ट्रांसफ़र करेगा किसी पर्सन को अंडर सेटलमेंट, ट्रस्ट जो भी रहेगा। फिर ये क्या हो सकता है, रिवोकेबल और इरिवोकेबल हो सकता है, और ये अफेक्ट मतलब किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो कौन टैक्स भरेगा, उस पर ट्रांसफरर टैक्स भरेगा। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, दर्शित परमार, जो दर्शित परमार है, ओन्स डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है, किस ABC लिमिटेड का क्या रखा है, उसने डिवेंचर रखा है, कितने का, 10 लाख का। इंटरेस्ट बीइंग ₹1 लाख, उसको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 1 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑन April 1st 2005 ही ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट इनकम टू मयूर, जो भी उसका इंटरेस्ट इनकम हुआ किसको ट्रांसफर कर दिया, मयूर को किया। हिज फ्रेंड विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन उसको इनकम ट्रांसफर कर दिया ना, तो कौन टैक्स पे करेगा, आपके यहाँ पे दर्शित परमार जी टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, आपको इतना समझा रहेगा। अब आता है रिवोकेबल, मतलब मैं जब चाहूँ तब मैं अपना असेट्स वापस ले सकता हूँ। तो फर्स्ट रिवोकेबल का मीनिंग होता है जब मैं चाहूँ तब, सिंपल, वो मेरे मोड के ऊपर डिपेंड करता है। ये है आपका सेकंड सेक्शन 61। तो इसमें आपको क्या बोला है, एन असेट इस ट्रांसफर अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर, मतलब जब मन किया तब हमने वापस ले लिया, इसका एक कंडीशन है। इनकम फ्रॉम सच असेट्स इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर, आपने पोसेशन नहीं किया, आपने कुछ टाइम के लिए उसको दिया है, बट जब आप चाहे तब वापस ले सकते हैं, तब जो भी उसका ओनर रहेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। द ट्रांसफर फॉर दिस पर्पस इंक्लूड एनी सेटलमेंट, ट्रस्ट, कन्वेंट, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इन द अबव केसेस ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज रिवोकेबल ट्रांसफर। अब ये कब कब होता है रिवोकेबल ट्रांसफर, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, इफ एन असेट इज ट्रांसफर अंडर अ ट्रस्ट
एंड इट इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब लाइफ टाइम से पहले ही वो कुछ भी कर सकता है ट्रांसफरर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रिवोकेबल हो जाएगा। इफ़ एन असेट इज ट्रांसफर टू अ पर्सन एंड इट इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, सिंपल आपको वही बोला है, जब मन करेगा तब हम कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिवोकेबल हो जाएगा। और है इफ़ एन असेट इज ट्रांसफर्ड बिफोर अप्रैल 1961 एंड इट इज़ रिवोकेबल विद इन 6 ईयर्स, अगर पहले ट्रांसफ़र किया कितना, 6 साल, 1961 के पहले ट्रांसफ़र किया और 6 साल तक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवोकेबल में आएगा। इफ़ द ट्रांसफ़र कंटेन एनी प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रांसफ़र ऑफ द असेट्स और इनकम देयर ऑन थ्रू द ट्रांसफ़र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होली और पार्टली, ठीक है, आपने जो उस पर इनकम जनरेट हुआ, सपोज ए है, ए ने बी को दिया, अब बी से क्या हुआ, बी ने सी को रेंट पे दे दिया, अब सी का जो रेंट है किसको आ रहा है, ए को आ रहा है, तो किसको पे करना पड़ेगा, ए को ही पे करना पड़ेगा। इनकम किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, तो ए को पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझा। अब देखिए यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, मतलब एग्जांपल दिया हुआ है। एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी, जो एक्स है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, ए एंड बी को। हाउस प्रॉपर्टी किसको, बेनिफिट ऑफ ए एंड बी। हाउएवर एक्स हैज अ राइट टू रिवोक, मतलब जब चाहेगा तब वो कैंसिल कर सकता है, राइट टू रिवोक रख रहा है अपने साथ। द ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी, इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स क्या रखा है, उसको रिवोकेबल रखा, अब रिवोकेबल रखा है तो टैक्स किसको भरना है, ए को भरना है, क्योंकि वो राइट्स अपने पास रख रहा है। एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू ए, हाउएवर एक्स हैज द राइट टू रिवोक द ट्रांसफर ड्यूरिंग द, सिंपल आपको बोल रहा है कि वो राइट टू रिवोक रख रहा है, अगर ये रखेगा तो टैक्स उसको भरना है। सॉरी, अब देखिए है, अब है वेन एन इंडिविजुअल इन असेसेबल इन रिस्पेक्ट टू रेमोनरेशन ऑफ स्पाउस, अगर स्पाउस का रेमोनरेशन कैसे क्लब करेंगे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके लिए अपना क्या है, सेक्शन 64 है, इस इज अप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन, इसके भी कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए। द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, टैक्स पेयर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। ही इज द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब जो 20% का इंटरेस्ट वोटिंग राइट्स किस में, किसी कंपनी में होना चाहिए, कंसर्न मीन्स कंपनी, ठीक है, कंसर्न मीन्स कंपनी हो जाएगा आपका। स्पाउस ऑफ द टैक्स पेयर दैट इज हाउ हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए ऑफ द टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन द अबव मेंशन कंसर्न, किसी भी कंपनी में हस्बैंड या वाइफ रहेगा जिसका दोनों में से किसी एक का 20% वोटिंग राइट्स होना चाहिए। स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन द कंसर्न विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस, सपोज आपको कुछ काम करने आता ही नहीं है, फिर भी आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको सैलरी कुछ अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो भी आपको क्या हो जाएगा, आपका इनकम स्पाउस के साथ क्लब हो जाएगा। Then if above condition satisfy the salary of the spouse will be taxable in the hand of the taxpayer, मतलब जिसका ज़्यादा किस में होगा, टैक्स पेयर के साथ आपका सैलरी जो भी इनकम रहेगा क्लब हो जाएगा। अभी देखिए इसमें कंसर्न या क्या, कंसर्न के बारे में क्या बोला है, तो कंसर्न वुड बी एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कंसर्न, इट कुड बी अ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म और अ कंपनी, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन रखे और आपकी सपोज आप हस्बैंड और आपकी वाइफ आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रही है, उसका सैलरी आपको 5,000 देना था बट आप 50,000 दे रहे हो, तो जो कि रिजनेबल नहीं है, और विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी दे रहे हो, तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है, तो मैंने सिंपल बोला था आपको 20%, ठीक है, आप इतना याद रखो, 20% वोटिंग पावर। तो एन इंडिविजुअल डीम टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इफ सी और सी
इंडिविजुअली अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव, ठीक है, इसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है। बेनिफिशियली होल्ड्स इक्विटी शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर इन केस ऑफ अ कंपनी और is entitled not to less than 20% of the profit in case of concern other than the company at any time, ठीक है। अगर कंपनी नहीं है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रिलेटिव में कौन कौन आ सकता है, जिसका इनकम आपके इनकम के क्लब होगा। तो रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स द हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, जो आपके फैमिली वाले रहेंगे वो इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है वेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर दोनों का साथ में इंटरेस्ट रहा तो इन अ कंसर्न एंड बोथ आर एम्प्लॉयड बाय अ कंसर्न विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपको उसका नॉलेज नहीं है तो रेम्यूनरेशन विल बी क्लब इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड और वाइफ हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज ग्रेटर, मतलब जिसका ज़्यादा रहेगा उसके साथ क्या हो जाएगा, जाके क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझा रहेगा, ये टर्म थे हमारे। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए लिमिटेड, एक्स को क्या है, ए लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एंड मिसेज बी एक्स हैज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड, और मिसेज एक्स को भी उसमें रखा है, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके बारे में उनको कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, क्वालिफिकेशन टू justify the remuneration. In this case, salary or income of Mrs. X shall be taxable in the hand of Mr. X. Mr. X में आके ऐड हो जाएगा। Where both the husband and wife have the substantial interest in the concern and both are recipient of the remuneration. दोनों को पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। From each concern, both the remuneration will be included in the total income of the husband or wife whose total income excluding such remuneration is greater, means जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब क्लब हो जाएगा, समझा। अब है इनकम फ्रॉम, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। अब है इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, अभी किसको करना है, स्पाउस। अब स्पाउस क्या होते हैं देखते हैं। इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, मतलब मेरा इनकम मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, तो इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस बिकम्स टैक्सेबल अंडर द प्रोविजन और सेक्शन 64 में क्या करना है, वो करना है। तो टैक्स पेयर जैसे हमने देखा था इंडिविजुअल होना चाहिए, ही और सी ट्रांसफर एंड असेट्स, क्या अभी वहाँ पे रेम्यूनरेशन हम कर रहे थे, यहाँ पे इनकम मतलब ट्रांसफर ऑफ असेट्स करेंगे, जो इसमें हमारा हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे ही नहीं। फिर द असेट इज ट्रांसफर टू हिज हर स्पाउस, असेट्स किसको ट्रांसफर होना चाहिए, उसके स्पाउस को ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द असेट इज ट्रांसफर अदरवाइज देन ए द एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब जितना का था उतना में मैंने दिया नहीं, सपोज 1 लाख का था, ठीक है, 1 लाख था, मैंने उसको 10,000 में ही सेल कर दिया, तो एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, ओके। और बी इन कनेक्शन विथ एन अग्रीमेंट ऑफ लाइव अ पार्ट, ठीक है, देन द असेट में बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म or in different form. If the above conditions are satisfied, any income from such assets shall be deemed to be the income of the taxpayer who has transferred the assets. Simple, जो भी आप अपना टैक्स कम करने के लिए आपका टैक्स किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भी आपको ही टैक्स भरना है, उनको टैक्स नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, X transfer 500 डिवेंचर ऑफ IFCI टू हिज वाइफ विदाउट इक्विडेट कंसिडरेशन, कितना ट्रांसफर कर रहा है,
500 डिवेंचर कर रहा है, किसको, वाइफ को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इंटरेस्ट इनकम ऑन दिस डिवेंचर्स विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स। जो भी उसका इनकम एक्स का इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो किस में हो रहा है, एक्स में जा रहा है। तो सेक्शन 64 इज नॉट अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। क्यों नहीं होगा वो देखिए। इफ असेट्स आर ट्रांसफर बिफोर मैरिज, अगर वो शादी के पहले रहेगा तो स्पाउस नहीं रहेंगे, स्पाउस नहीं रहेंगे तो ये नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स आपको शादी मतलब मैरिज होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ असेट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर असेट जो है एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब 1 लाख का था 1 लाख में ट्रांसफर कर दिया तो भी अप्लीकेबल नहीं होगा। इफ असेट आर ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विथ एन अग्रीमेंट ऑफ लाइफ अपार्ट, अगर किसी जिंदा मतलब लाइव चीज़ें के लिए कर रहा है तो भी अपार्ट नहीं होगा। इफ ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस ऑफ द ट्रांसफर, अगर आप खुद के स्पाउस को ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा हेडिंग ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंडीशंस है। फिर है इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द हाउस स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी दैट इज अलाउंस गिवन टू द वाइफ बाय हर हस्बैंड फॉर हर ड्रेस और यूजुअल, ये सब के खर्चे इसमें हमको इंक्लूड नहीं करने हैं। फिर आता है इन द अफोरसेड 5 cases income arising from transferred asset cannot be clubbed in the hand of the transferor। इन सब को छोड़ के जो भी होगा हम क्लब नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, मतलब आपकी सन्स की वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो, स्पाउस को नहीं, अब भी सन्स की वाइफ को ट्रांसफर करेंगे। हमने पहले देखा था स्पाउस को ट्रांसफर किया था, अब सन्स की वाइफ को ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64(1) सब क्लॉज 2 एज पर कंडीशन बिलो। सेम टैक्स पर इंडिविजुअल होना चाहिए। ही और सी ट्रांसफर असेट्स करना चाहिए कभी आफ्टर 31 में 1973। असेट इज ट्रांसफर टू किसको करना है, अभी हमारा हेडिंग ये है सन्स वाइफ, तो सन्स वाइफ को ट्रांसफर करना है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। द असेट इज ट्रांसफर अदरवाइज फॉर द एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब आपका एडिक्वेट कंसिडरेशन यहाँ भी नहीं हो रहा है। द असेट्स में बी हेल्ड फॉर द ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी इन द सेम फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्म। इन द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड द इनकम फ्रॉम द असेट्स इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द टैक्सपेयर हु हैज ट्रांसफर द असेट्स। जो ट्रांसफर करेगा उसकी इनकम के साथ जाके क्लब हो जाएगा। फिर है इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ ए स्पाउस। अभी जो किसके लिए कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, अभी आपका 4 है 60 सब प्लस 4। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ ए स्पाउस विल अट्रैक्ट द सेक्शन 64 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 ऑफ द इनकम क्लबिंग ऑफ इनकम। इसमें होता क्या है, टैक्स पर इंडिविजुअल होना चाहिए। अब ट्रांसफर असेट्स किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू अ पर्सन ऑन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, ट्रांसफर क्या हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। असेट इज ट्रांसफर्ड बाय इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज स्पाउस, मतलब बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ भी नहीं है, मतलब जितने हमने कंडीशन देख रहे हैं उसमें एडिक्वेट कंसिडरेशन किसी में भी नहीं है। फिर इफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड द इनकम फ्रॉम सच असेट्स to the extent of such benefit is taxable in hand of the taxpayer who has transferred the assets। ठीक है, अब है इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट। अभी हमको वहाँ पे बस ट्रांसफर करना था, बट यहाँ पे हमको ट्रांसफर करना है उसके बेनिफिट के लिए, सन्स के बेनिफिट के लिए। तो इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ अट्रैक्ट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्शन 64 क्लॉज 1 सब क्लॉज 8। टैक्स पेयर सेम इंडिविजुअल होना चाहिए, 31 में 1973 के बाद होना चाहिए। असेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन और बाय और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। द असेट इज ट्रांसफर्ड बाय द इमीडिएट और
डेफर्ड बेनिफिट मतलब तुरंत है, हमको बाद में भी बेच सकता है, किसको, सन्स के वाइफ को। सॉरी। द असेट इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज दैन द एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसमें भी सेम नहीं है। अगर इस पूरा कंडीशन फुलफिल होता है तो आपको एक इसमें आ जाएगा, बेनिफिट टू सन्स वाइफ में आ जाएगा। अब है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब सपोज आपके जो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड है तो उसका इनकम कौन सा इनकम क्लब होगा, कौन सा इनकम क्लब नहीं होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। अगर माइनर खुद अपने स्किल का यूज़ करके अर्निंग कर रहा है तो उसका इनकम है। अब उसका इनकम है तो वो खुद चाहे अपना टैक्स भरेगा ना। बट और हाँ, अगर उसको गवर्नमेंट से कुछ एक्सेम्पशन मतलब कुछ मिल रहा है, कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो वो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन बाकी जो लेबर वर्क कर रहा है, जो भी करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसको टैक्स उसके पेरेंट्स में ऐड हो जाएगा। तो देखिए, ऑल इनकम अराइजेस और अक्रूज टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट। किसके इनकम में क्लब होता है, उसके पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाता है। हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम इज ग्रेटर, जिसका इनकम ज़्यादा होगा, फादर या मदर का जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसके इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। फिर हाउएवर इन केस पेरेंट आर सेपरेटेड, मतलब वो साथ में नहीं रहते हैं, द इनकम ऑफ माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन द माइनर चाइल्ड इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जो पिछले साल में उस चाइल्ड को मेंटेन करता है, जिसके साथ वो बच्चा रहता है, उसके सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा, उसके इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। वेन क्लबिंग ऑफ इज नॉट अटैच, मतलब कभी वो इनकम काम नहीं करता है, जो भी प्रोविजन से कभी वो नहीं फॉलो करता है। इफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बोला कुछ गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड अंडर 80U, उसके एक्सेम्पशन मिल रहा है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द मैनुअल वर्क, वो उसको अपने स्किल पे ऊपर काम कर रहा है तो भी नहीं मिलेगा। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्टिविटी इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। फिर है आपका एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 10(3). तो इन केस ऑफ द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज हर माइनर चाइल्ड इन द टर्म of above provision, such an individual shall be entitled to exemption of रुपीज़ 1500, किसके लिए, माइनर चाइल्ड को मिलता है। एक्सेम्पशन कितना मिलता है, 1500 मिलता है पेरेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ हर चाइल्ड। वेयर हाउएवर इन द इनकम ऑफ माइनर सो इंक्लूडेबल इन लेस देन 1500, द अफोरसेड एक्सेम्पशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इनकम सो क्लब इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये क्या होता है, पर माइनर चाइल्ड होता है, ठीक है, मतलब ईच चाइल्ड कितना होगा आपका 1500 एक्सेम्पशन मिलेगा। फिर है टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इनटू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन। अभी क्या हो रहा है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, आप किस में कर रहे हो, ज्वाइंट फैमिली में कर रहे हो। तो फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन आर कवर्ड बाय सेक्शन 64(2) सब क्लॉज 2। तो केस 1 में क्या बोला है, वेयर एन इंडिविजुअल बीइंग मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कन्वर्ट्स आफ्टर दिसंबर 1969 his self-occupied property into property belonging to the family is done by impressing such property with the character of joint family property or throwing such property into common stock of the family। अब केस 2 क्या हो रहा है, when such individual transfer his self-occupied property directly or indirectly to the other family otherwise for the adequate consideration, मतलब बिना consideration के ट्रांसफर कर रहा है। फिर इनकम ऑफ एक्सट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, इन दिस केस द इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज टैक्सेबल इन इज हैंड ऑफ ट्रांसफर। सेम वैसे जो हमने देखा था पहले ही, ट्रांसफर के हैंड में जाता है। इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी फ्रॉम द एक्सट्रेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी हाउएवर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। क्या बोला, अराइजिंग द ट्रांसफरी, मतलब अगर ट्रांसफरी के हाथ में होता है
जैसे हमने देखा था इरिवोकेबल में मीन्स जिसका इनकम रहेगा वो ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफरी के हाथ में इनकम जनरेट हो रहा है तो ट्रांसफरी को भरना पड़ेगा, अगर ट्रांसफरर के हाथ में हो रहा है तो ट्रांसफर को भरना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक्स ट्रांसफर अ सम ऑफ ₹10 लाख टू हिज वाइफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। मिस्टर एक्स डिपोजिट द मनी इन अ बैंक, received interest received from a bank on such deposit is taxable in the hand of Mr. X. However, Mrs. X purchased a house from that account. Interest income, rental income received by Mrs. X is taxable in her hand and will not be clubbed in the X. सपोज जिसका इनकम X ने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया तो X के का इनकम हुआ तो X के हैंड में क्लब होगा। जब मिसेज एक्स ने घर खरीदा तो वो मिसेज एक्स का इनकम होगा, मिसेज एक्स का इनकम है तो वो उनके हाथ में क्लब होगा, टैक्सेबल होगा, तो क्लब नहीं होगा। तो ये था हमारा टैक्सेबल वीडियो। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन रहेंगे। तो क्या नेगेटिव इनकम भी क्लब, सपोज आपको लॉस हो रहा है तो क्या वो क्लब होगा? इफ द क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल एंड इनकम फ्रॉम सच अ सोर्स इज नेगेटिव इट विल बी स्टिल बी क्लब इन द इनकम ऑफ एसएससी, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लब हो जाएगा। अगर आपको नेगेटिव इनकम है स्टिल बी क्लब इन द इनकम ऑफ एसएससी। कंसीडर फॉलोइंग केसेस, मिस्टर एक्स गिफ्ट मिसेज एक्स ₹2 लाख फ्रॉम विच ही स्टार्ट्स अ बिजनेस, मतलब मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को 2 लाख दिया किसके लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नाउ एज पर क्लबिंग प्रोविजन वॉट एवर द प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम इज this business it would be taxable in the hand of Mr. X since it is an income taxable under the head profit and gain from business and profession. That is why it is be taxable under the same head and income will be calculated as if it is business of Mr. X. मतलब Mr. X ने ही पैसा लगाया ना तो Mr. X के हैंड में टैक्सेबल होगा। Minor son of Y has a business. For the previous year 2014-15 loss from business is ₹20,000। अब माइनर है तो माइनर का लॉस हुआ है तो जो लॉस हुआ उसके पेरेंट के साथ जाएगा। द लॉस ऑफ 20,000 विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिसेज वाई whosoever is मिस्टर वाई और मिसेज वाई whosoever हैज़ हायर इनकम, जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसके साथ लॉस आके क्लब हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इसमें हमने पूरा कवर अप कर लिया है। होप सो आपको ये वीडियो समझा रहेगा और जितने भी हमने टैक्स के कंसेप्ट एज पर क्लबिंग है तो हमने इनकम कौन सा इनकम क्लब होता है, किसके साथ क्लब होता है, कितना एक्सेम्पशन रहता है, कितने कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, हमने देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो समझा हो, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।